चलिए, बिहार पुलिस का हम 10वां सेट लेकर आए हुए हैं और यहाँ से आपका भौतिकी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आपके बीच में है और यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है, इसीलिए हम वो क्वेश्चन लेकर आए हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रा क्या होता है? केल्विन होता है, याद रखिएगा। ताप का सेल्सियस ऐसे ऑप्शन में देगा तो ताप का एसआई मात्रा क्या होगा? केल्विन होगा। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रा क्या होगा? कैंडेला होता है। ज्योति फ्लक्स का क्या होगा? आपका वेबर होगा और चुंबकीय फ्लक्स का ल्यूमेन होगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ज्योति फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स दोनों दिए हुआ है। जैसे ज्योति फ्लक्स का क्या होगा? वेबर होगा, चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा? ल्यूमेन होगा। चलिए, पदार्थ का परिमाण क्या होता है? इसका मात्रक मोल होता है। उसके बाद वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। क्या होता है? बार होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर आपको डायरेक्ट पूछेगा कितना मीटर होता है, तो 9.946 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है। और एक पारसेक बराबर कितना होगा? 3.08 गुणे 10 के पावर 15 10 के पावर 16 मीटर होगा। कितना होगा? 10 के पावर 16 मीटर। 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर होगा। प्रकाश वर्ष तथा पारसेक किसका मात्रक है? ये तो ये आपका दूरी का मात्रक है। पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का चाहे पारसेक। और पारसेक और प्रकाश वर्ष में सबसे बड़ा कौन है? ये आपका पारसेक क्या है? सबसे बड़ा है। चलिए, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 के पावर 5 डाइन होता है। और बल का मात्रक सीजीएस प्रति में उसको डाइन बोलते हैं और एसआई प्रति में उसका मात्रक न्यूटन होता है। उसी प्रकार 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 और कार्य का मात्रक सीजीएस प्रति में अर्ग होता है। इसीलिए जब आपसे एग्जाम में पूछेगा कार्य का मात्रक सीजीएस प्रति में क्या होगा, सीजीएस प्रति में क्या होगा, तो आपका हो जाएगा अर्ग हो जाएगा। चलिए, नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10 के पावर 9 मीटर आपका 1 नैनोमीटर बराबर होता है। और 1 पिकोमीटर बराबर कितना? 10 के पावर -12 मीटर होता है। कितना होता है? 1 पिको बराबर होता है 10 के पावर -12 मीटर और 1 नैनोमीटर 10 के पावर -9 मीटर होता है। चलिए, कुछ अदिश राशि है। आप लोग तो वेग विस्थापन, दूरी, चाल ये तो जानते हैं कौन सा अदिश राशि है, कौन अदिश राशि है, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाएगा वही हम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर अदिश राशि क्या होगा? ऊर्जा होगा, कार्य होगा और विद्युत धारा होगा। और सदिश राशि क्या होगा? बल होगा, बल आघूर्ण होगा, संवेग होगा और धारा होगा। इसलिए याद रखिएगा कि सदिश राशि केवल धारा देगा तो सदिश राशि, और विद्युत धारा देगा तो अदिश राशि। आपको यहीं पर आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा। चलिए, ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं? मंदन बोलते हैं। ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं? मंदन बोलते हैं। प्रक्षेप गति का पथ कैसा होता है? प्रक्षेप गति का पथ प्रवलयाकार होता है। जैसे ये प्रक्षेप गति होता है तो ये ऐसा बनता है, जैसे पत्थर हम लोग फेंकते हैं तो इसका कैसा होता है? पथ होता है, इसका प्रवलयाकार होता है। प्रक्षेप गति को कितने डिग्री पर फेंकना चाहिए कि वो अधिकतम दूरी, मतलब बहुत ज्यादा दूरी तक जाएगा, सबसे ज्यादा दूरी तक, तो वो होगा आपका 45 डिग्री पर फेंकिएगा तो सबसे अधिकतम दूर जाएगा। और 90 डिग्री यानी कि ऊपर फेंकिएगा तो सबसे ऊंचाई पर जाएगा। तो सबसे ऊंचाई के लिए होता है 90 डिग्री और अधिकतम दूरी के लिए होता है आपका 45 डिग्री। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है। वृत्तीय गति कैसी गति होती है? एक त्वरित गति होती है। और प्रत्येक बिंदु पर क्यों? क्योंकि इसका दिशा परिवर्तन होता है। वृत्तीय पथ पर अगर कोई वस्तु भी वेग से गति कर रही है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर क्या होता है कि प्रत्येक बिंदु पर, वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या होगा? दिशा परिवर्तन होता है। इसीलिए क्या होता है? ये त्वरित गति कहलाता है। पाई का मान किसने दिया था? पाई का मान आर्यभट्ट ने दिया था। ये डायरेक्ट आपको याद करना है। गति का प्रथम नियम किसने दिया था? सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था। अगर गैलीलियो ऑप्शन में नहीं रहे तो न्यूटन, और गैलीलियो और न्यूटन दोनों ऑप्शन में ए बी में रहे तो सबसे पहले आप मानिएगा गैलीलियो, और गैलीलियो ना रहे तो न्यूटन तो गति का नियम दिया ही था, इसलिए न्यूटन मार्कर निकल जाइएगा। गति के प्रथम नियम से किसका? जड़त्व का या बल का परिभाषा मिलता है। गति के प्रथम नियम से क्या मिलता है? जड़त्व या बल का परिभाषा मिलता है। और गति के दूसरा नियम से क्या मिलता है? बल का आपका सूत्र मिलता है। ये F बराबर ma, ये आपका सूत्र मिलता है। इसलिए याद रखिएगा, गति के प्रथम नियम में क्या मिलेगा? आपका बल का परिभाषा, और गति के दूसरे नियम से क्या मिलेगा? आपका बल का सूत्र मिलेगा या फॉर्मूला मिलेगा। इसलिए इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए, आपका आगे क्वेश्चन है उत्तोलक। उत्तोलक से पूछा जाता है कि उत्तोलक का कौन सा क्या उदाहरण है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का क्या उदाहरण है? और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का
क्या उदाहरण है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा, या पूछ सकते हैं कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या ऐसा क्या फंक्शनिंग होता है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है आपका भौतिकी में। तो चलिए बताते हैं कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं और इसको कैसे याद रखेंगे। उत्तोलक आपका 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपका? 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। ये 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। चलिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के बारे में हम बताते हैं। हल क्रम जो होता है लोड और आयास के बीच में होता है। आप एक चीज याद रखिएगा, ट्रिक के तौर पर आप याद रखिएगा, ह ल ई, बस यही आपको ट्रिक याद रखना है। ह से हो जाएगा फलक्रम, तो क्या होगा? फलक्रम लोड और आयास के बीच में होता है, यानी कि देखिए लोड और आयास के बीच में फलक्रम है, तो ये फलक्रम जब बीच में होता है तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। फलक्रम क्या होता है? जैसे कैंची आप देखते हैं तो जो पिन अप किया होता है, जो जिस नट पर कासा होता है उसी को हम फलक्रम बोलते हैं। लोड क्या होता है? जिसके द्वारा भार उठाया जाता है वो लोड होता है। जैसे कपड़ा, उसका क्या हुआ? लोड हुआ। और जहां पर हम कैंची पर हाथ लगाकर ऐसे दबाते हैं तो वो कपड़ा काटता है। तो ये जो क्या हुआ? मेरा इफर्ट हुआ, यानी कि ये आपका क्या हुआ? आयास हुआ। इसी को हम एक तरह से बल भी बोल सकते हैं। तो समझ गए लोड क्या? जो भार उठाया, जैसे कि कूड़ा ढोने वाला मशीन का भार कहाँ होता है? देखिए बीच में एकदम होता है। आप देखिए कील उठाने वाले मशीन का भार कितना होता है? एकदम ऐसे होता है। तो इस हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि भार क्या है, यानी कि लोड क्या है, इफर्ट क्या है, और आपका फलक्रम क्या है। फलक्रम मतलब वो वही पिन। तो देखिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है? वही पिन क्या होता है? बीच में होता है, यानी कि लोड और आयास के बीच में फलक्रम होता है। इसीलिए इसका पहला हम क्या लिख दिए? हम इसको क्या लिखते हैं? फलाई, यानी कि फ मतलब पहला बीच में, फिर लोड हो जाएगा द्वितीय श्रेणी के बीच में, फिर तृतीय श्रेणी के बीच में आपका आयास हो जाएगा, यानी आयास मतलब इफर्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप याद कर लीजिएगा। देखिए तो प्रथम श्रेणी का उदाहरण क्या क्या हुआ? कैंची काटते हैं तो बीच में इसका पिनअप होता है, ठीक है। पिलास जो होता है जिससे हम लोग क्या तार वायर जोड़ते हैं तो बीच में देखिए इसका पिनअप होता है और ऐसे ऐसे ये पकड़ता है, तो पिलास हो जाता है। शीश वाला झूला जो झूलते हैं तो देखिए बीच में ये वो घूमता है, बीच में उस रड पर घूमता है तो ये झूला हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा आपका, सिलासी हो जाएगा, और कील उठाने वाली मशीन इसी तरह से आपका हो जाएगा। चलिए द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, लोड जो होता है फलक्रम तथा आयास के बीच में होता है। देखिए लोड है द्वितीय में, ये देखिए प्रथम हुआ आपका बीच में होगा, अब की बार द्वितीय के लिए लोड बीच में होगा, यानी कि भार बीच में होगा। क्या? लोड, यानी कि फलक्रम और आयास के बीच में होगा, यानी कि फलक्रम और आयास के बीच में क्या होगा आपका? ये लोड होगा। इस तरह से आप याद कर लीजिए। तो पूरा ढोने वाली गाड़ी और नींबू निचोड़ने वाली मशीन, ये आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। पूरा ढोने वाली मशीन आप देखते हैं गाड़ी में क्या होता है? बीच में एकदम आपका ये क्या होता है? भार, यानी कि लोड को रखा जाता है, पूरा को रखा जाता है और उसे टेल कर ऐसे ले जाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पूरा ढोने वाली गाड़ी किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। नींबू निचोड़ने वाली मशीन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। चलिए तृतीय श्रेणी में ट्रिक क्या बताया कि इफर्ट बीच में होगा, ई देखिए फला ई, तो ई बीच में होगा, यानी कि आयास। देखिए इसी आयास को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इफर्ट, इफर्ट होगा, और इसी को हम ई लिख दिए, ई। तो बीच में है आपका इफर्ट है तृतीय श्रेणी में, बीच में इसका आयास है। आयास मतलब जो बीच में बल लगेगा। तो कार्य इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? हाथ रहेगा और चिमटा रहेगा। देखिए हाथ से हम लोग बल लगाते हैं तो बीच में देखिए एकदम सेंटर में बल लगता है। तो ये मनुष्य का हाथ सबसे अच्छा उदाहरण है तृतीय श्रेणी का, और चिमटा। तो पूछता है कि मनुष्य का हाथ और चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। चलिए आगे बताते हैं। ये आपका उत्तोलक खत्म हो गया। चलिए कार्य का सूत्र क्या होता है? बल गुणे विस्थापन गुणे कॉस थीटा। यहाँ पर आपको साइन थीटा भी दे सकता है, इसीलिए याद रखें कॉस थीटा होगा। पुली द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। जैसे कोई मजदूर बोझ ढोता है सर पर रख करके तो वहां पर जीरो होता है वर्क, यानी कॉस थीटा का मान 90 डिग्री होता है। क्या होता है? यहाँ पर आपका 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री का मान क्या होता है? जीरो होता है। इसीलिए किया गया कार्य सर पर कोई रखकर, विज्ञान में माना जाता है कि सर पर रखकर कोई चीज आप बोझ ढोइएगा और चलिएगा तो वो आपका कार्य जीरो माना जाता है। इसीलिए पुली द्वारा सर पर किसी प्रकार सूटकेस रखकर घूमता है तो वो किया गया कार्य क्या होगा? जीरो होगा। चलिए गति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? के बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है। इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा। इसमें आपको क्या होगा? कहेगा कि वेग को दुगुना कर दीजिए तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। जैसे वेग को दुगुना यानी कि v के मान पर 2 पुट कीजिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर ये 4 गुना होगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 गुना। ऐसे ही 3 गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? तो 9 गुना हो जाएगा। ऐसे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh, जहाँ g क्या है गुरुत्वीय त्वरण है, h ऊंचाई है और m क्या है इसका द्रव्यमान है। तो देखिए पूछता है कि स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो आप याद रखिए स्प्रिंग वाली घड़ी जो होता है, जैसे हम लोग पुराना वाला जो घड़ी आता था सिस्टम, तो चाबी दे देते थे और वो चलते रहता था कम से कम 1-2 दिन तक, तो वो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। खींचा हुआ धनुष बाण, जैसे धनुष बाण ऐसे खींचा गया तो इसमें कौन सा ऊर्जा है, इसमें भी स्थितिज ऊर्जा है। और बांध बनाकर पानी, जो पानी होता है जैसे डैम में होता है, तो बांध बनाकर इसके पीछे रोक दिया जाता है, तो इसमें कौन सा ऊर्जा निहित होता है, इसमें स्थितिज ऊर्जा निहित होता है। अब आइए विद्युत मोटर। विद्युत मोटर का कार्य क्या है, यह विद्युत ऊर्जा को आपको यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। ये क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में या प्रत्येक सेट में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, इसीलिए याद रखिए कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन, विद्युत मोटर। माइक्रोफोन से पता चला कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। इस तरह से आप याद कर लीजिए, आपका आसानी से 1-2 मार्क्स आपका बन जाएगा।